मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता यानी सैलिनिटी ग्रेडियंट को दर्शाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सैलिनिटी ग्रेडियंट की हम बात करते हैं तो सैलिनिटी ग्रेडियंट को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा है, उसे क्या कहते हैं। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोक्लाइन, इसके अलावा केमोक्लाइन। तो आपको ये बताना है कि कौन है जो लवणता प्रवणता को यानी जल की लवणता प्रवणता को दिखाता है, यानी सैलिनिटी ग्रेडियंट को दिखाता है। तो आप सभी लोग यह जानिएगा कि पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं महासागर की यानी ओशन की बात करते हैं तो महासागर का कोई भी क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, डेप्थ बढ़ती जाती है, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ लवणता में तीव्र वृद्धि होती है। में लवणता में तीव्र वृद्धि होती है तो जल लवणता प्रवणता को दर्शाने वाला जो लाइन होती है उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेलोक्लाइन के रूप में उसे जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का याद रखना है, सोर्स तो काफी होते हैं। सागर की अगर सैलिनिटी की बात किया जाए तो मेनी टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं। उन मेनी सोर्स में से जो भी कई सोर्स हैं, मुख्य स्रोत की बात किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है कि मेन सोर्स कौन सा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए ऑप्शंस में से मेन सोर्स कौन सा है सैलिनिटी के लिए। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं, रिवर्स, लैंड, पवन या ज्वालामुखी निस्सरत से अगर बात किया जाए सामान्य रूप में राख, तो क्या ऑप्शन होगा आपको ये बताना है। तो पर्टिकुलर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम सागरीय लवणता के मेन सोर्स की बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो सोर्स में रिवर्स भी आती हैं, लैंड भी है, पवन भी है, वॉल्केनिक ऐश भी है,
बट लैंड एरिया को सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है, भूमि को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भूमि सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तो बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि नदियों की जब हम बात करते हैं, कुछ के दिमाग में आएगा कि सर नदियां हैं, नदियां जो सागर तक पहुंचती हैं, तो ये सैलिनिटी को सागर तक पहुंचाने वाले कारक के रूप में, फैक्टर्स के रूप में काम करती हैं। सैलिनिटी को सागर तक पहुंचाने में, यानी रीच वहां तक उपलब्ध कराने में, वहां तक पहुंचाने में एक फैक्टर के रूप में काम करती हैं रिवर्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर नदियों का अगर हम देखते हैं तो अगर वो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं तो उनका वाटर फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर होता है, धीरे धीरे वो सैलाइन होती है, तो सैलिनिटी को वहां तक ले जाने का काम करती है। तो लैंड इंपॉर्टेंट है, तो लैंड इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। यानी दिए गए तत्वों में से अगर एलिमेंट्स की बात करें तो कौन सा तत्व है जिसका सबसे अधिक योगदान माना जा सकता है, कि सर्वाधिक योगदान है। और दिए गए तत्वों की अगर बात किया जाए तो आपका कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, कौन है जिनका सबसे अधिक योगदान माना जा सकता है। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सागर की जल की लवणता में किसका सर्वाधिक योगदान है इन दिए गए तत्वों में से। कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का या सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर इस ऑप्शंस पे बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो योगदान है वो सोडियम क्लोराइड का है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि सागर के जल की सैलिनिटी में सब सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सोडियम क्लोराइड का है, यानी Cl का है। तो पर्टिकुलर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ के साथ सागर की औसत लवणता की बात किया जाए तो लगभग औसत जो सैलिनिटी है वो 35 पर थाउजेंड मानी जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 35 पर थाउजेंड एवरेज है सैलिनिटी का, तो ये एवरेज माना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता यानी सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट ग्रेट साल्ट लेक में यूएसए के, वान झील तुर्की के, तो कहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये आपको इसमें बताना है कि सर्वाधिक सैलिनिटी कहाँ पर पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सैलिनिटी कहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा तुर्की की वान झील। क्या हो जाएगा? तुर्की की वान झील ऑप्शन हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। वो इसलिए क्योंकि तुर्की की वान झील में जो सैलिनिटी है वो 330 पर थाउजेंड पाई जाती है। कितना? 330 पर थाउजेंड पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। मृत सागर की जो लवणता है वो 38 के आसपास मानी जाती है, 238 पर थाउजेंड के आसपास मानी जाती है। ये मृत सागर की लवणता है। लाल सागर की लवणता का जो रेशियो है वो 36 से 41 के आसपास पाया जाता है। और ग्रेट साल्ट लेक की लवणता की अगर बात करते हैं तो ये 220 के आसपास पाई जाती है, 220 पर थाउजेंड पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो तुर्की की जो वान झील है सर्वाधिक सैलाइन
वाटर बॉडी रीजन हो जाएगा इन दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से उच्चतम लवणता जो है वो तुर्की की वान झील में पाई जाती है। राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या मृत सागर। अब सीधी सी बात है, इसमें अगर आप देखा जाए तो सबसे छोटा जो ऑप्शन है वो मृत सागर का रीजन ही है। और अभी हमने पीछे देखा है कि मृत सागर में जो सैलिनिटी है वो 238 पर थाउजेंड है, यानी 238 पार्टिकल्स पाया जाता है 1000 में से। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, मृत सागर ही ऑप्शन हो जाएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से सर्वाधिक सैलिनिटी, सर्वाधिक सैलाइन अगर कोई वाटर बॉडी रीजन है तो वो डेड सी हो जाएगा, ना कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। क्योंकि इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 34 से लेकर के 39 तक वेरिएशन है इन सागरों में, तो बहुत ही कम है 34 से 39 तक। तो ये जो वेरिएशन है ये कम है। यहाँ पर 200 से अबव आपका मृत सागर में सैलिनिटी पाई जाती है, क्योंकि ये सब बड़े क्षेत्र भी है, वो छोटा सा क्षेत्र है, तो ये भी ध्यान रखेंगे वाटर बॉडी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेकर के कई बार डाउट भी हो सकता है, लेकिन सामान्य सी बात है, अगर प्रश्न को सीधा सीधा पढ़ा जाए तो आपसे सागर के बारे में पूछ रहा है कि किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। अब अगर किस सागर में लवणता सबसे अधिक पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे किस सागर में सर्वाधिक सैलिनिटी पूछ रहा है कि किस सागर में सर्वाधिक लवणता है। तो अगर सैलिनिटी की बात किया जाए तो सर्वाधिक लवणी सागर की अगर बात किया जाए, यानी सर्वाधिक सैलाइन सागर की बात किया जाए, तो वो लाल सागर हो जाएगा। कौन सा सागर हो जाएगा इसमें से? लाल सागर सर्वाधिक सैलाइन सागर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी सैलिनिटी की अगर बात करें तो ये 36 से लेकर के 41 प्रति हजार के बीच है। अब आप पूछेंगे कि नहीं सर, भूमध्य सागर भी एक सागर है जिसकी मध्य सागर की अगर बात किया जाए तो इसकी लवणता 37 से 39 पर थाउजेंड के आसपास है, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा मृत सागर की अगर बात किया जाए कि मृत सागर हो गया और कैस्पियन सागर हो गया, तो याद रखिएगा इन दोनों को हम झील की संज्ञा देते हैं, लेक की संज्ञा देते हैं। इसकी संज्ञा देते हैं, लेक की संज्ञा देते हैं। इसलिए मैंने इनको शामिल नहीं किया है, क्योंकि आपसे सागर की लवणता पूछ रहा है। सागर मृत सागर जरूर कहा जाता है, इसको कैस्पियन सागर जरूर कहा जाता है, लेकिन इन दोनों को हम झील, लेक की संज्ञा देते हैं, तो इसलिए इनको शामिल इसमें नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो इस यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि इसमें ऑप्शन लाल सागर हो जाएगा। अब होता है कि कई बार हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और मृत सागर लगा देते, तो सामान्य रूप में मृत सागर आपका सर्वाधिक सैलाइन तो है, आपका उस बेसिस पर सही होता, लेकिन ऊपर सागर पूछा जा रहा है। तो अगर केवल सागर को इंडिकेट किया जाए तो मृत सागर और कैस्पियन सागर के साथ सागर तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसे जब क्योंकि हम झील की संज्ञा देते हैं तो इसलिए वो आंसर गलत हो जाता। तो बेसिकली आपको कई बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में निम्न में से कौन सा कार्य होगा। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि आपसे कहा जा रहा है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ये दिमाग में रखिए। अब चलिए, पहला कह रहा है कि लवणता तथा गहराई कम होती है, यानी घनत्व बढ़ने से लवणता तथा गहराई में कमी आती है। दूसरा, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है।
तीसरा है लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। निश्चित सी बात है कि जब डेंसिटी बढ़ रही है, समुद्र में घनत्व बढ़ रहा है, तो घनत्व बढ़ने के कारण इसका मतलब है कि सैलिनिटी में भी वृद्धि होगी। घनत्व बढ़ने के साथ सैलिनिटी में वृद्धि होगी। अब सैलिनिटी यानी लवणता में वृद्धि हो रही है। अब जब लवणता में वृद्धि होगी तो निश्चित सी बात है कि उसकी जो डेप्थ होगी, जो गहराई होगी, वो डेप्थ में कमी आएगी। क्योंकि डेप्थ में कमी होगी तभी तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो निश्चित सी बात है कि डेंसिटी में वृद्धि होगी, सैलिनिटी में वृद्धि होगी, और गहराई जो है वो कम होगी। तो ये इसका एक तर्क हो जाएगा। तो इस बेसिस पर आंसर पे हमें जाना है। तो आप देखिए, तो सैलिनिटी में वृद्धि और गहराई में कमी, यानी लवणता में वृद्धि और किंतु गहराई में कमी होती है। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। लॉजिकली ये आप जब सैलिनिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पूरा डिटेल से इस चीज को पढ़ाया जाता है कि एक चीज इंडिकेट की जाती है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। तो 37 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है। ग्रेट साल्ट झील का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस में ईरान है, यूएसए है, तुर्की है, भारत है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ग्रेट साल्ट झील का संबंध किस देश से है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस देश से संबंधित है ग्रेट साल्ट लेक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अरेबियन सी का रीजन है, अरब सागर का रीजन है, तो इसका जो पानी है उसका एवरेज सैलिनिटी कितना है, औसत खारापन कितना है, ये आपको बताना है। तो एवरेज सैलिनिटी की बात किया जा रहा है कि एवरेज सैलिनिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो औसत खारापन की अगर बात कर लें तो 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी, 55 पीपीटी। तो अरब सागर के अगर औसत खारापन की हम बात कर लें तो याद रखिएगा 35 पार्टिकल्स पर थाउजेंड है, यानी 35 प्रति हजार इसकी औसत खारापन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि सामान्य रूप में हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है औसत लवणता 35.14 प्रति थाउजेंड के आसपास पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 35 हो गया, तो 35 इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, लेकिन अगर कभी बंगाल की खाड़ी पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में 30 प्रति थाउजेंड सैलिनिटी औसत रूप में पाई जाती है, याद रखिएगा। और अरब सागर के आसपास ये 36 पर थाउजेंड के आसपास पाई जाती है। तो 36 के आसपास 35 है निकटतम। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि जो सागर दिए गए हैं निम्न सागर हैं, इसमें औसत लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी की बात किया जा रहा है कि अगर हम एवरेज सैलिनिटी की बात करें तो एवरेज सैलिनिटी किसकी अधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। आपका ऑप्शन है काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो
अगर औसत लवणता सर्वाधिक की बात किया जाए तो मृत सागर में सर्वाधिक औसत लवणता पाई जाती है। किसमें? मृत सागर में सर्वाधिक औसत लवणता पाई जाती है। अभी पीछे बात भी हुई हमारी कि 238 ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मृत सागर हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। आपको ये बताना है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा है। सूर्य के प्रभाव से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। चौथा ऑप्शन है आपका गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण है। सूर्य का प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से है। तीसरा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो आप याद रखिएगा कि सामान्य रूप में ज्वार भाटा को प्रभावित करने वाले तो कई कारण हैं, लेकिन उत्पत्ति के कारण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्रेविटी का रोल, अभिकेंद्रीय बल का रोल, यानी अगर बात किया जाए तो सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। तो मेन रीजन ये है, तो इसलिए यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण में आपका गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बलों को प्रमुख रूप से माना जाता है कि ये सबसे प्रमुख कारण है, प्रमुख उत्पत्ति के कारण है। इसके अलावा अन्य फैक्टर तो काम करते ही हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक प्रमुख कारण डी ऑप्शन आपका माना जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होती हैं। सेम की तरह रिपीट कर रहा है कि महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा की अगर बात किया जाए तो ज्वार भाटा की किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण आपको ये चूज करना है। तो अब अगर कई ऑप्शन चूज करने हैं और आपके ये सभी दिए गए हैं तो सामान्य रूप में आप जानते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के पीछे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी काम करता है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ है आंसर, तो डी आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है। इनडायरेक्ट हाई टाइड्स की बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट हाई टाइड्स की बात किया जा रहा है। तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार की अगर बात किया जाए, आपके ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तो सब डायरेक्ट टाइड्स के लिए उत्तरदायी हैं। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जो है वो अगर बात किया जाए तो ये अप्रत्यक्ष ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है, उच्च ज्वार के लिए। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, याद रखिएगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ऑप्शन हो जाएगा। बेसिकली दिमाग में बिठा लीजिए ना आप सभी लोग इस बात को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ए लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। आपसे
कह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कथन एक को पढ़ते हैं। कथन एक कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय, जब छोटे ज्वार भाटा होते हैं उस समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटाओं के समय एकदम सही बात है, ये पूरी तरीके से सत्य है। तो आपका कथन तो सत्य है। कारण देखें। कारण कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये गलत आपका कारण दिया हुआ है, रीजन गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि लघु ज्वार भाटाओं के समय अगर बात किया जाए तो उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर होता है तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो कथन तो हमारा सही हो गया। लेकिन लघु ज्वार भाटा अगर बात करें तो बृहद ज्वार के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसी पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान में रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है। आपको एक चित्र दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि M1, M2, M3 में, M4 में से कहाँ पर ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। तो निश्चित सी बात है, चंद्रमा की स्थिति है, ये सूर्य की स्थिति है। ठीक है, और ये पृथ्वी की कक्षा है सामान्य रूप में। तो अगर हम बात करें तो जब दोनों यानी तीनों एक सीध में होंगे तब सबसे ज्यादा यह स्थिति पैदा होगी सामान्य रूप में। तो अगर ये पृथ्वी की स्थिति है तो ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी की बात किया जाए, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, तो तीनों एक सीध में है। तो ये M4 की स्थिति हो रही है। तो M4 की स्थिति में सर्वाधिक उच्च ज्वार आएंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लीनियर पोजीशन की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? लीनियर पोजीशन की बात करते हैं। और लीनियर पोजीशन या सिजगी की आप बात कर लो तो सिजगी की स्थिति में हमेशा उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें M4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बृहद ज्वार कब आता है, यानी हाई टाइड्स की बात कर रहा है कि हाई टाइड्स कब आता है, आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा पर हो, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो अभी जस्ट पीछे मैंने बात किया कि सिजगी की पोजीशन होती है। ठीक है, तो जो सिजगी की पोजीशन होती है, सिजगी की पोजीशन में ही हाई टाइड्स आते हैं। तो सिजगी की पोजीशन क्या है, लीनियर पोजीशन क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी अच्छा चंद्रमा एक सीधी रेखा पे होते हैं तब हाई टाइड्स आते हैं। तो सिजगी की स्थिति में ही हाई टाइड्स आते हैं। आपको ध्यान रखना है, सिजगी की जो स्थिति है यानी लीनियर पोजीशन, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तभी उच्च ज्वार आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं, यानी जो उच्च ज्वार की स्थिति होती है सामान्य रूप में, बस उसी को पूछ रहा है। ऊंची तरंगे क्यों उठती हैं? भूकंप के कारण, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो हम आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव सामान्य रूप में
टाइड्स पर पड़ता है, तरंगों पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा हमारे नजदीक ज्यादा है तो चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इसका अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम ऑप्शन चंद्रमा चूज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा है और फिर सूर्य काफी दूरी पर है। सूर्य का प्रभाव तो है, लेकिन यह कि चंद्रमा नजदीक है इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा है, तो इसलिए चंद्रमा ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि एक तरफ महासागरीय गर्त दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है, सूची एक को सूची दो से मैच कराना है। तो एक तरफ दिया हुआ है एल्यूशियन गर्त, करमेडेक गर्त और सुंडा गर्त, एस सैंडविच गर्त। दूसरी तरफ आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अंध महासागर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं अल्यूशियन गर्त, अल्यूशियन खाई की, तो अल्यूशियन गर्त का या ट्रेंच का संबंध किससे है? तो आप सीधे से ऑप्शन लगाएंगे कि अल्यूशियन ट्रेंच जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से में स्थित है। तो आपका बी ए का टू ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का टू ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद करमेडेक गर्त की बात करें तो करमेडेक गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो आपका बी का थ्री हो जाएगा। तो ए का टू और बी का थ्री। तो सीधी अगर ये दो आपको पता है तो आपका आंसर तो आ जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी गौर करिए। इसके बाद सुंडागर्त की बात कर लें तो सुंडागर्त का संबंध आपके हिंद महासागर में, यानी सी का वन। तो अगर आप सी का वन भी चूज करते तो दो ऑप्शन आपके क्रॉस हो जाते, तो बचते। इसके बाद एस सैंडविच गर्त की बात करें तो एस सैंडविच यानी साउथ सैंडविच गर्त की या ट्रेंच की बात कर लें तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर से बिलोंग करता है। तो डी का फोर। तो अगर आप या सी डी, तो बेसिकली आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि डायमेंटीना ट्रेंच जो है हिंद महासागर से संबंधित है। और यहाँ पर हम डायमेंटीना ट्रेंच की बात करें तो ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में स्थित एक गहरा गर्त है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व बेसिन में ऑस्ट्रेलिया से लगभग पर्थ से 1100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक गहरा गर्त है। तो ये बेसिकली आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप सभी लोग चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो की सारी सीरीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों।